हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। अपन जो टॉपिक चल रहा था अपना जो ब्लड है उसके जो अपन क्वेश्चन आंसर सोल्व कर रहे थे, तो इसमें आगे के जो क्वेश्चन है उसमें आज का अपना जो पहला क्वेश्चन रहेगा, नर्सिंग केयर फॉर ए पेशेंट विथ पॉलीसाइथीमिया वीरा वुड फोकस ऑन प्रिवेंशन। यानी कि जो पॉलीसाइथीमिया वीरा का जो पेशेंट है उसके अंदर जो अपने को नर्सिंग केयर क्या देनी पड़ेगी प्रिवेंट करने के लिए, तो डिसरिथमिया को प्रिवेंट करने के लिए, या हाइपोटेंशन को प्रिवेंट करने के लिए, या डिक्यूबेटिक अल्सर को प्रिवेंट करने के लिए, या थ्रोम्बोसिस को प्रिवेंट करने के लिए। तो जो पॉलीसाइथीमिया है, पॉलीसाइथीमिया क्या होता है, जिसके अंदर क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है आरबीसी, जो उसको अपन किस नाम से जानते हैं, पॉलीसाइथीमिया के नाम से जानते हैं। तो इसके अंदर जो रिस्क रहता है मेन रहता है वो रहता है थ्रोम्बोसिस का। तो थ्रोम्बोसिस से प्रिवेंट करने के लिए तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा डी ऑप्शन। नेक्स्ट देखते हैं अपन, इंक्रीज लेवल ऑफ हेमेटोक्रोट अबव नॉर्मल लेवल इज नोन एज पॉलीसाइथीमिया। यानी कि आरबीसी का जो लेवल है वो इंक्रीज हो जाना नॉर्मल से, उसको अपन पॉलीसाइथीमिया के नाम से जानते हैं। जो प्राइमरी पॉलीसाइथीमिया है उसको अपन पॉलीसाइथीमिया वीरा के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? पॉलीसाइथीमिया वीरा। इन पॉलीसाइथीमिया ब्लड विस्कोसिटी इंक्रीज, यानी कि इसमें क्या हो जाती है, जो ब्लड की जो विस्कोसिटी है वो क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। यानी ब्लड है वो गाढ़ा ज़्यादा हो जाता है, जिसके कारण स्ट्रोक या हार्ट फेलियर इनकी रिस्क है वो बढ़ जाती है। स्ट्रोक और हार्ट फेलियर की रिस्क क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। किसके कारण? थ्रोम्बोसिस बनने के कारण, यानी थ्रोम्बस जो बनने के कारण इनकी रिस्क क्या हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है इन पॉलीसाइथीमिया के अंदर। फिर नेक्स्ट अगला है, सेकेंडरी जो पॉलीसाइथीमिया है वो किसके कारण होता है? सेकेंडरी पॉलीसाइथीमिया वो लगातार क्रोनिक हाइपोक्सिया की कंडीशन के कारण इसमें सेकेंडरी पॉलीसाइथीमिया हो जाता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपका है, एक क्लाइंट विथ सीओपीडी हैज सेकेंडरी पॉलीसाइथीमिया। यानी कि एक सीओपीडी का पेशेंट है जिसको क्या हो रखा है, सेकेंडरी पॉलीसाइथीमिया। द नर्सिंग डायग्नोसिस दैट वुड बी इंक्लूडेड इन द केयर प्लान। यानी कि कौन सा नर्सिंग डायग्नोसिस है वो इसके केयर प्लान में इंक्लूड करोगे। तो सबसे पहला फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट रिलेटेड टू ब्लड लॉस, यानी कि ब्लड लॉस, फ्लूइड वॉल्यूम का डेफिसिट हो जाना ब्लड लॉस के कारण, या इम्पेयर्ड टिश्यू परफ्यूजन रिलेटेड टू थ्रोम्बोसिस, यानी कि थ्रोम्बोसिस के कारण टिश्यू परफ्यूजन का कम हो जाना। एक्टिविटी इंटॉलरेंस रिलेटेड टू डिस्पनिया, यानी कि डिस्पनिया के कारण एक्टिविटी का इंटॉलरेंस हो जाना, या रिस्क ऑफ इन्फेक्शन रिलेटेड टू सप्रेशन वो इम्यून रेस्पॉन्स, यानी कि इम्यून रेस्पॉन्स से सप्रेशन के कारण रिस्क ऑफ इन्फेक्शन हो जाता। तो सेकेंडरी पॉलीसाइथीमिया अपन ने अभी देखा था किसके कारण होता है, क्रोनिक हाइपोक्सिया के कारण होता है। यानी कि जो हाइपोक्सिया की कंडीशन है वो लगातार बनी रहती है, उसके कारण ये कंडीशन उत्पन्न हो जाती है। तो इसमें अपन ने देखा था इसके अंदर क्या हो जाता है, जो आरबीसी है उसका लेवल क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, जिसके अंदर क्या हो जाता है, थ्रोम्बस बनने की चांस ज़्यादा हो जाते हैं। तो थ्रोम्बस बनने के कारण क्या हो जाता है कि जो टिश्यू परफ्यूजन है ना वो क्या हो जाती है, इम्पेयर्ड हो जाती है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपका रहेगा, टोटल आरबीसी काउंट फॉर वुमन। यानी कि वुमन के अंदर टोटल आरबीसी काउंट है वो कितना होता है। तो 4.4 से 6, या 3.9 से 5.4, या 4.2 से 5, या 4.2 से 5.6 होता है। तो इसके अंदर जो वुमेन्स है उसके अंदर जो आपका जो नॉर्मल जो आरबीसी काउंट होता है वो होता है 4.5 से 5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, मिली इक्विवेलेंट पर लीटर होता है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा सी ऑप्शन है जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और मेल के अंदर ये कितने होते हैं, मेल में कितना होता है ये, 5 से लेके 5.5 में, 5 से लेके 5.5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर ये होता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट अगला आपका क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट अबंडेंट टाइप ऑफ ब्लड सेल। यानी कि इनमें से कौन सी ब्लड सेल है जो कि मोस्ट अबंडेंट टाइप की है, थ्रोम्बोसाइट, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट और इरिथ्रोसाइट। तो इसमें से मोस्ट अबंडेंट कौन सी है, इरिथ्रोसाइट है, वो सबसे ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है। फिर नेक्स्ट आपका है ईएसआर मीन्स, यानी कि ईएसआर क्या है। तो ईएसआर में इसमें इसकी क्या पूछिए, फुल फॉर्म पूछिए कि ईएसआर की फुल फॉर्म क्या होती है। तो इलेक्ट्रोलाइट सेडिमेंटेशन रेट होती है, एंजाइम सिंथेसिस रेट होती है, इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट होती है, या इरिथ्रोसाइट सिंथेसिस रेट होती है। तो ये सारा है उसका फुल फॉर्म क्या होती है, इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट। जो सी ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब ये सार क्या होती है, ये सार एक प्रकार की रेट है जिसके अंदर क्या होता है कि जो आरबीसी किसी भी प्रकार का कोई एंटी कोएगुलेंट मिक्स करने के बाद, यानी कि एंटी कोएगुलेंट मिक्स करने के बाद जो आरबीसी के सेटल डाउन होने की जो काउंट है उसको अपन ईएसआर के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो इसकी नॉर्मल वैल्यू की बात करें तो मेल के अंदर जो इसकी नॉर्मल वैल्यू होती है वो होती है 3 से 7 mm इन 1 आवर, यानी कि 1 घंटे में 3 से 7 mm होती है। और फीमेल में 5 to 9 mm इन 1 आवर, और इन्फेंट की बात करें तो 0 से 2 mm इन 1 आवर ये होती है। नेक्स्ट अपन देखें, अगला क्वेश्चन अपना रहेगा, द बेस्ट टेस्ट टू असेस द प्रोग्नोसिस ऑफ द पेशेंट इज। यानी कि पेशेंट की प्रोग्नोसिस को चेक करने के लिए बेस्ट टेस्ट कौन सा है। तो ऑस्मोटिक फ्रेजिलिटी है, हीमोग्लोबिन लेवल है, या पेक्ट सेल वॉल्यूम है, या ईएसआर है। तो जो प्रोग्नोसिस को चेक करने के लिए अपन कौन सा टेस्ट यूज में लेते हैं, ईएसआर अपन चेक करते हैं। तो इसका जो डी आंसर है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये क्या है, एक नॉन स्पेसिफिक लेबोरेटरी टेस्ट है ईएसआर, जो कि अपन यूज में लेते हैं इन्फ्लामेशन के मार्कर के रूप में।
यानी कि मार्कर ऑफ इन्फ्लामेशन, और इसको असेस अपन करते हैं प्रोग्नोसिस ऑफ पेशेंट के प्रोग्नोसिस या प्रोग्रेस में भी इसको असेस करते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन अगला, हेमेटोक्रिट। हेमेटोक्रिट क्या है? तो एक्सपेक्टेड टू डिक्रीज इन पॉलीसाइथीमिया, यानी कि हेमेटोक्रिट है वो पॉलीसाइथीमिया की कंडीशन में डिक्रीज हो जाती है, या एक्सपेक्टेड इन इंक्रीज ड्यू टू हिमोलाइटिक एनीमिया, यानी हिमोलाइटिक एनीमिया के कारण ये एक्सपेक्टेड क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। इट टिपिकली बिटवीन 28% एंड 48% इन नॉर्मल एडल्ट मेल, यानी कि नॉर्मल जो एडल्ट मेल होता है उसके अंदर ये 28% और 48% होती है। इंक्रीज ड्यू टू एन इंक्रीज इन ईपीओ रिलीज बाई द किडनी, यानी कि ये इंक्रीज हो जाती है ड्यू टू इंक्रीज रिलीज ऑफ ईपीओ। ईपीओ का मतलब हो गया इरिथ्रोपोएटिन हार्मोन, जो कि किडनी के द्वारा रिलीज होता है, यानी कि उसके एक्सेसिव रिलीज होने के कारण ये इंक्रीज हो जाती है। तो इसका आपका जो राइट आंसर जो रहेगा वो रहेगा कि इंक्रीज ड्यू टू इंक्रीज रिलीज ऑफ ईपीओ हार्मोन बाय किडनी। तो डी आंसर इसका राइट आंसर हो जाएगा। हेमेटोक्रिट अपन बात करते हैं हेमेटोक्रिट की। तो हेमेटोक्रिट क्या होती है? परसेंटेज ऑफ टोटल ब्लड वॉल्यूम विच ऑक्यूपाइड बाय आरबीसी, यानी कि परसेंटेज के अंदर जो टोटल ब्लड वॉल्यूम है उसमें कितनी परसेंटेज में आरबीसी है वो ऑक्यूपाइड होती है, उसको अपन हेमेटोक्रिट के नाम से जानते हैं। इट इंक्रीज विथ एक्सेस सिक्रेशन ऑफ इरिथ्रोपोएटिन फ्रॉम किडनी ड्यूरिंग मेलिग्नेंसी ऑफ रेड बोन मैरो, यानी कि रेड बोन मैरो में किसी प्रकार की मेलिग्नेंसी हो जाने के कारण जो इरिथ्रोपोएटिन है उसका एक्सेसिव सिक्रेशन हो जाना किडनी के द्वारा, इसकी इस कंडीशन में ये क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। एंड ऑल कंडीशन विच कोज क्रोनिक हाइपोक्सिया, यानी कि ऐसी कंडीशन जो कि क्रोनिक हाइपोक्सिया क्रिएट करते हैं उस कंडीशन में भी ये क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। जैसे सीओपीडी है, एम्फाइसीमा है, इनके अंदर भी ये इंक्रीज हो जाते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट नॉर्मल लेवल ऑफ हेमेटोक्रिट पैक्ड सेल वॉल्यूम इज मेल, यानी कि मेन के अंदर अप्रोक्सीमेट जो नॉर्मल लेवल है हेमेटोक्रिट या पैक्ड सेल वॉल्यूम, यानी कि हेमेटोक्रिट का दूसरा नाम है पीसीवी, पैक्ड सेल वॉल्यूम, तो इसके कितने होती है? तो ये 5 से 15% होती है, या 20 से 35% होती है, या 60 से 70% होती है, या 40 से 50% होती है। तो जो अपने मेल का पूछा है तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा 40 से 50% होती है मेल में, तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसमें देख लेते हैं अपन, मेल का तो रहेगा 42 से 48%, एवरेज माने तो 45%, और जो फीमेल है या वुमन है उनके अंदर रहता है ये 38 से 46%, जो एवरेज रहता है वो रहता है 42%, और जो न्यू बॉर्न है उनके अंदर रहता है 49 से 54%। और ये चिल्ड्रंस के अंदर क्या होता है, चिल्ड्रन में ये क्या होता है, वेरीज होता है एज के अनुसार। तो जो नॉर्मल जो चिल्ड्रंस में जो होता है वो रहता है 35 से 49%, ये इनकी वैल्यूज रहती है। फिर नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपका है, पेशेंट हु हैज़ हिस्ट्री ऑफ क्रोनिक ब्रोंकाइटिस, यानी कि पेशेंट है जिसकी हिस्ट्री है क्रोनिक ब्रोंकाइटिस की, इज एडमिटेड इन द मेडिकल यूनिट, जो कि मेडिकल यूनिट में एडमिट है। द नर्स नोट द रेड ब्लड सेल काउंट इज एलिवेटेड, नर्स ने नोट किया कि उसका आरबीसी लेवल है वो एलिवेटेड है। विच ऑफ दीज इज द लाइकली कॉन्ट्रीब्यूटिंग फैक्टर टू दिस रिजल्ट, यानी कि इस रिजल्ट के पीछे कौन सा कॉन्ट्रीब्यूटिंग फैक्टर है जो कि आरबीसी को क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है पेशेंट के अंदर। क्रोनिक हाइपोक्सिया है, या इनसेंसिबल वाटर लॉस है, हाइपरकेपनिया है, या डिक्रीज फ्लूइड इनटेक है। तो मैंने अभी आपको बताया था कि क्रोनिक हाइपोक्सिया की जो कंडीशन जो होती है, जैसे सीओपीडी है, एम्फाइसीमा है, ब्रोंकाइटिस है, ये सारी कंडीशन में क्या हो जाती है, हाइपोक्सिया है वो लगातार बना रहता है, इसके कारण ये आरबीसी का लेवल है वो इंक्रीज हो जाता है। जो क्रोनिक जो हाइपोक्सिया की कंडीशन है उसके कारण इसमें ये क्या हो रहा है, जो आरबीसी का लेवल है वो इंक्रीज दिखाई दे रहा है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा आपका क्रोनिक हाइपोक्सिया, ए ऑप्शन है इसका जो राइट आंसर रहेगा। ठीक है, ये था अपने पीआर यादव के अंदर जितने भी आरबीसी से रिलेटेड जो क्वेश्चंस थे वो सारे अपन ने आज डिस्कशन कर लिए। कल अपन डिस्कशन करेंगे डब्ल्यूबीसी के क्वेश्चंस के बारे में। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। तब तक के लिए थैंक यू, बाय।